अब बात करेंगे जीएस पेपर नंबर 3 के टेस्ट नंबर 3 की। ये पार्ट 1 होगा भाई। पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे इसमें। और ये फुल सिलेबस है यार, जितने भी जो जीएस 3 में सिलेबस है वो यहाँ पे कवर होगा। और जीएस 3 के सिलेबस में क्या क्या आता है यार, टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, एनवायरनमेंट आता है, सिक्योरिटी आता है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। यहाँ पे मेरे को बोलते हैं भाई सबसे कम पड़ गया था मार्क्स वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर साल क्वेश्चन आता है भाई, कम पड़ गया था मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो सिक्योरिटी है वो भी हर साल क्वेश्चन आता है, कम पड़ गया था मार्क्स वाले क्वेश्चन है। डिजास्टर उस ईयर में कोई इंपॉर्टेंट डिजास्टर हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो ये कम पड़ गया मार्क्स लाने वाले टॉपिक हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया और इन द इकोनॉमी। देखो एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हमको बताना क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, है ना। ये इकोनॉमी कहाँ से क्वेश्चन है भाई, ये जो सिलेबस है इसमें कहाँ से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन है क्या। यस, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आता भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, याद रखना मेंस में। इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस समझना भाई। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो अप्रोच होगा वो अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या करेंगे भाई, बॉडी के अंदर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, क्या ये जो कोर इन्फ्लेशन है उसका क्या क्या इम्पैक्ट है भाई ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि इट रिड्यूस द परचेसिंग पावर, और क्या करता है ना, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट लाता है ये, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट लाता है। और क्या करता है, इट लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स। और क्या करता है भाई, इट रिड्यूस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब इम्पैक्ट हो गया कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, किसका, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन का। एक प्रकार से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट की बात करेंगे। ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे भाई, जो भी ऊपर में बात बोले हैं उसको सम अप कर देंगे यार। ओके, तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होते हैं, कोर इन्फ्लेशन जो होता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स इन द बास्केट, वेरेस जो कोर इन्फ्लेशन होता है इट एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल, ये F2 को हटा देता है, ठीक है ना। ये F2 को हटा देता है, किसमें से, हेडलाइन में से F2 हटा दोगे तो कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to the headline inflation refers to the change in the value of all the goods in the basket, all the goods is headline inflation, whereas core inflation exclude food and fuel items from हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया हमने। ना अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, इम्प्लीकेशंस ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, implication on
कैपिटल क्या इम्प्लीकेशन है कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, उसकी अगर बात करें तो इट रिड्यूस व्हाट, इट रिड्यूस द परचेसिंग पावर। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं परचेसिंग पावर को। इट रिड्यूसेस व्हाट, इट रिड्यूसेस परचेसिंग पावर। है ना, जो परचेसिंग पावर है डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है एंड फर्म्स की एबिलिटी है टू सेव एंड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स, है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से हैम्पर हो जाता है। सो एंड दिस डिक्रीज, ऐसे लिखते हैं, एंड दिस हैम्पर्स दी एंड दिस hampers the ability of individuals, hampers the ability of individuals and firms to save and invest in productive assets। एंड जिस प्रकार से जब वो प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, दैट इज हिंडरिंग कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, और क्या इम्प्लीकेशन है भाई कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर इन्फ्लेशन का, मतलब हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का, क्योंकि ये एक अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बनाता है ना, बिकॉज हमारा जो इन्फ्लेशन है इट इज ड्राइवन बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, है ना, जिससे अगर हाई समय तक, बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशन अगर रहता है ना, सो जो कोर इन्फ्लेशन है, पीपल कुड वेल चेंज देयर बिहेवियर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू रिमेन हाई। सो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा भाई। इट क्रिएट्स अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बनाता है, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ बीन ड्राइवन बाय फूड एंड फ्यूल प्राइस। तो प्रोलॉन्ग हाई इन्फ्लेशन रहेगा। ओके, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड हाई इन्फ्लेशन रहता है, बिकॉज मैक्सिमम जो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है वो फूड और फ्यूल के वजह से ही आता है, ठीक है। सो जो कि लंबे समय तक हाई रहते हैं। सो अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई इन्फ्लेशन है, प्रोलॉन्ग्ड हाई इन्फ्लेशन मीन्स पीपल could well change their behavior expecting price to remain high। ओके, और क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहेंगे यार, है ना, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, दैट इज कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। सो जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहेंगे, और हाई इंटरेस्ट रेट से क्या होगा भाई, है ना, बिकॉज जब जनरल प्राइस बढ़ते हैं तो जो रिजर्व बैंक है वो इंक्रीज करता है रेपो रेट को, और जब रेपो रेट बढ़ जाता है सो इट मेक्स द बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव, दैट इज रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो जाता है। तो इसको एक चार्ट से हम बनाते हैं भाई। जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट इंक्रीज। जब रेपो रेट बढ़ जाता है सो बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। और जब बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या होता है भाई, डिमांड कम हो जाता है,
है ना। डिमांड कम हो जाने से क्या हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो जाता है, स्लो कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, हाई इंटरेस्ट रेट से ये हुआ भाई। अगर हमने बात की इससे क्या होता है, जब जब हाई कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है तो जो रियल इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो रियल रिटर्न होता है वो भी कम हो जाता है। सो रिड्यूस रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इन्वेस्टर्स है ना, जिससे क्या होता है हाई इन्फ्लेशन इरोड द रियल इन्वेस्टमेंट ऑन रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स, जिससे क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है। ओके, ओके, तो इसका कारण क्या है भाई, बिकॉज हाई इन्फ्लेशन मेक इट लेस अट्रैक्टिव, make it less attractive for businesses, okay, make it less attractive for business and individuals to invest in productive assets, to invest in what, to invest in productive assets। ओके, जब वो प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते तो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये ट्राई टू इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव एवेन्यूज, जैसे कि रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे तो चार मेन हमारे पास इम्पैक्ट देखा हमने कैपिटल फॉर्मेशन पे। पहला तो हायर इंटरेस्ट रेट से लोअर डिमांड हो जाता है भाई, है ना। हमने देखा कि जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है। अगर परचेसिंग पावर कम हो जा रहा है तो क्या होता है भाई, जो फर्म्स है वो सेव नहीं कर पाते, सेव नहीं कर पाते तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस maintaining a stable and moderate inflation rate is crucial for fostering a conducive environment for capital formation and sustainable economic growth। ओके, तो क्वेश्चन था भाई हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। तो हमने इसको इंट्रोडक्शन में बता दिया। मेन जो था हमारे पास डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये भी देख सकते हो कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करता है, और फूड एंड फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है उनका प्राइस, तो इसीलिए वो ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं कर पाते। कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन एज कम्पेयर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सप्तऋषि इनिशिएटिव। जो पहला क्वेश्चन था वो किससे था भाई, जो पहला क्वेश्चन था वो था अपने पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और सेकंड देखो हर साल मेंस में एक ना एक क्वेश्चन अगर हमको मेंस में बजट से या फिर या फिर जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलता ही मिलता है यार। यहाँ पे ये जो बजट से क्वेश्चन है
सो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सप्तऋषि इनिशिएटिव हाईलाइटेड इन बजट 2023-24 इन गाइडिंग विजन ऑफ अमृतकाल इन इंडिया। हमको सप्तऋषि इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है। सो जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द विजन ऑफ अमृतकाल एंड कैसे सप्तऋषि जो है इसके साथ अलाइंड है। ओके, विजन ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल क्या है भाई? अमृतकाल है इंडिया एट द रेट 75 टू इंडिया एट द रेट 100, मतलब इंडिया फ्रॉम 2022 टू 2047, ठीक है ना। 25 साल का जो ये डिस्टेंस है वो है अमृतकाल। विजन ऑफ अमृतकाल एंड हाउ सप्तऋषि अलाइन विथ इट। इसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हम बताएंगे कैसे ये 7 प्रायोरिटीज की बात करता है, दैट इज लिंकिंग विद द विजन ऑफ हाउ इट प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्राइवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। जो सप्तऋषि है, सप्त मतलब 7, सप्तऋषि मतलब 7 प्रायोरिटीज, 7 प्रायोरिटीज SAP ऐसे आते हैं, है ना। जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि मीन्स 7 प्रायोरिटीज, ठीक, जिससे हम क्या कर पाए, हम प्रमोट कर पाए टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। उसके साथ और क्या बनाना चाहते हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस हो, ये भी हम चाहते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस हो। और क्या चाहते हैं? हमारे पास एक रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर हो। ये सप्तऋषि का मेन ऑब्जेक्टिव टाइप के है। उसके बाद हम कंक्लूड कैसे करेंगे भाई? कंक्लूड करेंगे भाई सम अप, जो ऊपर में हमने बताया इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में, उसको सम अप कर देंगे, ओके। सो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में जो इंडिया था, जो इंडिया का यूनियन बजट था 2023-24 वाला, दैट आउटलाइन द विजन फॉर अमृतकाल, है ना। अमृतकाल में क्या होगा भाई? अमृतकाल में हम एम्पावर करेंगे, है ना, दैट शैल, मतलब जो अमृतकाल का जो विजन था इसमें हमारे पास एम्पावरमेंट होगा और इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ बात होगी, है ना। एंड जो सप्तऋषि था, द विजन ऑफ अमृतकाल इज गाइडेड बाय 7 प्रिंसिपल प्रायोरिटीज दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड एक्ट एज अ सप्तऋषि, ठीक है ना। एंड ये 7 प्रायोरिटीज कौन कौन से हैं? जब छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे भाई, हम जो लिखेंगे जो विजन है, द विजन ऑफ अमृतकाल will be guided by 7 priorities that complement each other and act as Saptarishi and act as the Saptarishi. Okay, and these are पहला है हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। 7 बात होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया पहला। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। चौथा है अनलिशिंग द पोटेंशियल एंड 5वां है ग्रीन ग्रोथ। 6वां है यूथ पावर। 7वां है फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ओके, तो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहला प्रायोरिटी क्या है? हमको ध्यान देना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसमें क्या होता है, हमको फोकस करना है ऑन फार्मर, ऑन वुमेन, ऑन यूथ एंड जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, ठीक है। और इसमें स्कीम्स ला सकते हैं जैसे कि जो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड हो गया,
है ना, जो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम हो गया, मत्स्य संपदा योजना हो गया, ये सब है भाई। ओके, दी फोकस ऑन फार्मर्स, वुमेन, youth and under privileged communities through schemes such as agriculture accelerator fund, PM मत्स्य संपदा योजना एक्सेट्रा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना है एंड हमको ध्यान देना है ऑन रीचिंग द लास्ट माइल, है ना। कैसे? थ्रू the through initiatives like aspirational district and block programs and प्रधान मंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। ओके, तो दूसरा प्रायोरिटी हो गया। तीसरा प्रायोरिटी है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज पे ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक रेलवे, लॉजिस्टिक एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly in sectors like railways, logistic and urban infrastructure, railway, logistic and urban infrastructure। ये थर्ड प्रायोरिटी हो गया। फोर्थ प्रायोरिटी हमको ध्यान देना है ऑन ग्रीन ग्रोथ, है ना, ग्रीन ग्रोथ विथ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स। ओके, हमको ध्यान देना है ऑन यूथ पावर इनिशिएटिव्स पे ध्यान देना है, जिससे हम क्या कर पाएँ, उनको स्किल कर पाएँ, उनके लिए जॉब क्रिएट कर पाएँ एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज बना पाएँ। यूथ पावर इनिशिएटिव्स प्रायोरिटाइज स्किलिंग, youth power initiatives prioritize skilling, job creation and entrepreneurship opportunities for the youth। ओके, तो ये हो गया 3 इधर, 2 इधर, 5, छठवां 3 2 5। ओके, हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ओके, हमारे पास एक छठवां नंबर का है अनलीशिंग द पोटेंशियल, है ना। अनलीशिंग द पोटेंशियल मतलब हमको एम्फेसाइज करना है ऑन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, हमको प्रमोट करना है एज ऑफ डूइंग बिजनेस,
एंड हमको नर्चर करना है इनोवेशंस को। ओके, अनलीशिंग, इसको 1 2 3 करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सप्त ऋषि है ना भाई, तो 7 ऋषि को 7 1 2 नंबरिंग करेंगे भाई। 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा है अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड एम्फेसाइज ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस promoting ease of doing business ओके। सातवां है हमारे पास, हमको फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव पे फोकस करना चाहिए फॉर है ना, फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो कि एम करते हैं टू सपोर्ट एमएसएमईज। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव्स एम टू सपोर्ट MSMEs and promote, हाँ सर, promotes financial inclusion and enhance credibility through credit guaranteed schemes and enhance credibility या फिर credit availability through credit guarantee schemes। ओके, ये सप्त ऋषि हो गए भाई जहाँ पे हमने फोकस किया। सप्त ऋषि में 7 कौन कौन से हैं भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर इनिशिएटिव, अनलीशिंग द पोटेंशियल, रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव। ये सप्त ऋषि हो गए। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो सप्त ऋषि इनिशिएटिव है इंडियन बजट 2023-24 में, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ द नेशन। द सप्त ऋषि initiatives in the Union Budget 2023-24 reflect a comprehensive and holistic approach to address the diverse need of the nation। सप्त ऋषि इनिशिएटिव क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस द डाइवर्स नीड। ओके, तो क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्त ऋषि इनिशिएटिव्स हाईलाइट इन द यूनियन बजट 2023-24 इन गाइडिंग द विजन ऑफ अमृतकाल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये देखो, ये क्वेश्चन जो था इसको हम क्या बोलेंगे भाई? कहाँ से क्वेश्चन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन है ये। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
के ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द डिक्लाइन इन रेगुलर वेज वर्कर इन रिसेंट टाइम्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जो रिलायंस ज़्यादा हो रहा है उसका क्या इम्प्लीकेशन, ये हमको बताना है। ओके, एंड द डिक्लाइन इन द रेगुलर वेज वर्कर इन रिसेंट टाइम्स ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक तरह से वो चैलेंजेस ही तो है, उसका दूसरा हमको बात करनी है कि कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिससे हमें चैलेंजेस को हम दूर कर पाएँ। तो जो हमारा अप्रोच होगा क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द डिक्लाइन इन रेगुलर वेज वर्कर इन रिसेंट टाइम्स। सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द रिपोर्ट फ्रॉम द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि 2021-22 का था। उसने बोला कि जो रिलायंस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, है ना, वो बढ़ रहा है और जो रेगुलर वेज वर्कर्स हैं वो कम हो रहे हैं। रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 वाला, इसने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड जो रेगुलर वेज वर्कर्स हैं वो कम हो रहे हैं। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे भाई? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्लीकेशंस। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट? इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, implications of growing reliance on self employment, है ना, किन डायमेंशंस में? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में, सोशल सिक्योरिटी के रेफरेंस में, वेज ग्रोथ रेट के रेफरेंस में, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस में, जेंडर डिवीज़न के रेफरेंस में। दूसरा, हम बात करेंगे कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम ये चैलेंज को एड्रेस कर पाएँ और एनहांस कर पाए क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मेजर्स टू एड्रेस दी चैलेंजेस। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो पॉलिसी मेकर्स हैं शुड प्रायोरिटाइज पॉलिसीज दैट प्रमोट फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन। पॉलिसी मेकर प्रायोरिटाइज, ऐसे लिखेंगे, प्रायोरिटाइज पॉलिसीज दैट प्रमोट फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन। क्या, तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो एनुअल रिपोर्ट है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 shows a marginal decline in the unemployment rate to 4.1%. Okay, that is the lowest in 5 years. जो कि पोस्ट कोविड के देखने को मिला है। एंड इसमें हमारे पास देखा कि है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इन दिस रिपोर्ट, है ना, उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इट्स सिग्निफिकेंट गेन एंड जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट था वो स्लो था भाई, है ना।
self employment show significant gains while formal sector, सो काट भी सकते हो यार, इसको लिख देते हैं यार, लिखे हैं तो ना काटना मत, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वॉज स्लो। नाउ द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। implications of growing reliance on self employment। पहला है इनकम डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है भाई, मतलब ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो हाउस होल्ड एंटरप्राइज होते हैं, है ना, उनकी जो अर्निंग होती है वो कम होती है ना, जिससे क्या होता है भाई, इनकम इनइक्वालिटी आता है। ओके, इनकम डिस्पैरिटीज particularly household enterprises, self-employed workers, particularly in household enterprises face lower earnings। That is widening the income inequality, that is widening income inequalities। एंड ऑल्सो क्या है इम्प्लीकेशन है भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, अगर रिलायंस का सोशल सिक्योरिटी की कमी हो जाती है, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स लैक सोशल सिक्योरिटी लाइक द प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस। सेल्फ ना ऐसे लिखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर लैक फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी लाइक प्रोविडेंट फंड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस। और क्या इम्प्लीकेशंस हैं भाई, स्टेगनेंट वेज ग्रोथ होता है, उतना ज़्यादा प्रमोशन होता नहीं, ठीक है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन ज़्यादा होते जाता है भाई, जिससे उनका हाउस होल्ड कंजम्पशन पे इम्पैक्ट रहता है। ओके, ऑल्सो जो रेगुलर जॉब्स के कम होने से क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है यार, जिससे क्या आएगा हमारे पास, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऑन दी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। कैसे, डिक्रीजिंग रेगुलर वेज जॉब्स में रिजल्ट इन रिड्यूस स्किल डेवलपमेंट opportunities।
और क्या इम्पैक्ट है भाई, जेंडर पैरिटी भी हो सकता है, बिकॉज ये रिपोर्ट जो था, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो था, उसने बोला कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है भाई, जो डिक्लाइनिंग रेगुलर वेज जॉब्स है ना, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है वुमेन, बिकॉज ओके डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा लेबर मार्केट के अंदर, जेंडर डिस्पैरिटी है, और जेंडर डिस्पैरिटीज द रिपोर्ट emphasizes the negative इम्पैक्ट ऑफ, यार ये नहीं लिखना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो छोटा सा लिखेंगे, 3 पॉइंट्स काफ़ी है। इम्प्लीकेशन में ना पॉलिसी मेजर्स जो कि हम ले सकते हैं टू एड्रेस द चैलेंजेस, ओके पॉलिसी मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन दी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, एंड जो लेबर लॉस है उसको अच्छे से जब हम इन्फ्लोज करेंगे तो क्या होगा, इट विल हेल्प इन जनरेटिंग मोर इक्वलिटी जॉब्स, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन लेबर intensive sectors and enforcing labor laws can help generate more jobs। और क्या कर सकते हैं भाई, जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सो स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या कर सकते हैं, जो जेंडर बेस्ड गैप है उसको ब्रिज कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं कि जो वुमेन है उनको एम्पावर करेंगे इन दी वर्क फोर्स, कैसे एम्पावर करेंगे, थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एम्पावरिंग वुमेन इन दी empowering women in the workforce through skill development programs। ओके तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, है ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे शुड प्रायोरिटाइज पॉलिसीज दैट प्रमोट फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन एंड एंश्योर व्हाट, एंश्योर लेबर प्रोटेक्शन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। Thus, policy maker should prioritize policies that promotes formal sector job creation and ensures labor protections in the informal सेक्टर। सो ये था भाई क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग रिलायंस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द डिक्लाइन इन द रेगुलर वेज वर्कर इन रिसेंट टाइम्स, जो कि नेशनल जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट ने बताया भाई, जो है 21-22 में जो रिलीज हुआ था, एंड सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। तो हमने बताया कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम एनकरेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जिससे है ना
क्या होगा भाई, जॉब ज़्यादा बनेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जो लेबर लॉस है उसको अच्छे से इन्फोर्स करेंगे, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को और भी ताकतवर बनाएंगे और भी स्ट्रेंथन करेंगे। ऑल्सो वी शुड फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन, कैसे एम्पावर करेंगे वुमेन को, थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, एंड लास्ट में हमको ये बताना था कि भाई देखो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ऐसे पॉलिसी बनाए यार जो कि क्या करे, फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करें, और ऑल्सो जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनके यहाँ प्रोटेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसे लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, हमको पीपीपी के रोल की बात करनी है इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रोच क्या होगा, सिंपल सा अप्रोच है भाई। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हमको बात करनी है अबाउट द रोल ऑफ पीपीपी इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हेल्थ केयर को कैसे स्ट्रेंथन करता है, कैसे एजुकेशन को स्ट्रेंथन करता है, कैसे हाउसिंग को स्ट्रेंथन करता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रेंथन करता है, इसके बारे में हमको बताना है। रोल ऑफ पीपीपी इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हमको बात करनी थी कंसर्न्स ओवर पीपीपी मॉडल, कंसर्न्स ओवर पीपीपी मॉडल्स। लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, ब्रीफली सम अप कर देंगे जो जो चीज़ हमने इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में बताया उसको सम अप कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the provision of the public asset and service by a private partner who has been conducted the right for the purpose of a specified period on the basis of markedly determined revenue streams. Okay, public private partnership, public private partnership in infrastructure refers to the provision of public asset and service by a private partner. ओके, नाउ हमको बात करनी है अबाउट द रोल ऑफ पीपीपी इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल ऑफ पीपीपी इन strengthening the social social infrastructure। ना हम पहले बात करते हैं पीपीपी एंड हेल्थ केयर, है ना। अगर हमने देखा जो पीपीपी है भाई, इट हेल्प, जैसे पीपीपी जो होते हैं इन हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ बोथ सेक्टर्स, है ना। मतलब पीपीपी जो होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोलैबोरेटेड इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। कोविड-19 के क्राइसिस में देखा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था उसने हमारे पास हेल्प किया इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। ऑल्सो जो कोविन प्लेटफॉर्म है दैट फैसिलिटेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, ये भी एक पीपीपी ही था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट पीपीपी कैन हार्नेस एक्सपर्टीज बिकॉज
जो प्राइवेट सेक्टर है इन हेल्थ केयर, प्राइवेट सेक्टर it provide 58% of hospitals and 81% of डॉक्टर्स एंड ऑल्सो ये लेवरेज करेगा टेक्नोलॉजी को, है ना, इट एंड लेवरेज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के एग्जांपल जैसे कि हमारे पास टेली मेडिसिन इनिशिएटिव्स, टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव्स लाइक ई संजीवनी। ओके, नाउ अगर हम बात करें पीपीपी का जो रोल है इन एजुकेशन सेक्टर वो क्या रहेगा भाई। पीपीपी का जो रोल है एजुकेशन सेक्टर में, बिकॉज पीपीपी it address the infrastructure gap, improves teacher training and foster innovation in curriculum. Okay, has potential, PPP has potential, okay, to address infrastructure gaps, improve teacher training and it promote inclusive education, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को ये एड्रेस करेगा। ऑल्सो टीचर ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हेल्प इन फाइनेंसिंग एंड ऑल्सो टेक्निकल नो हाउ को इसको पता होता है, सो इट विल हेल्प इन एफिशिएंट प्रोजेक्ट डिलीवरी। Housing for all, PPP allows access to the access of private sector financing and technical know-how। ओके, ऑल्सो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, ये हमारे को एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। ओके, तो सब चीज़ें लिख सकते हैं हम। नाउ कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई। सो चैलेंजेस में क्या क्या है हमारे पास। पहले तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, बिकॉज मैक्सिमम आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो हमारे पास कमी है किसकी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की। सो इनएडुकेट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हिंडर्स अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फंडिंग्स, हिंडर अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फंडिंग। और क्या चैलेंजेस हैं भाई, जो इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट डाटा है ना, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सफर फ्रॉम लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट डाटा, जिससे जो एलोकेट है ना एफिशिएंट प्रोजेक्ट एलोकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो the PPP programs suffers from lack of comprehensive
प्रोजेक्ट डाटा ऐसे लिखते हैं, insufficient project data with insufficient project data make it difficult to efficiently allocate projects, make it difficult to efficiently allocate project। और क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? जो फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ना, कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो नेसेसिटी है उसकी ज़रूरत है कि नहीं। ऑल्सो जो डिपेंडेंसी है इन कमर्शियल बैंक, वो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज है। डिपेंडेंसी ऑन कमर्शियल बैंक फॉर फंडिंग लीड्स टू पोटेंशियल डिले इन डेट राइज ना। for funding leads to potential delays in that race। ओके और ये बहुत सारे चैलेंजेस जैसे कि जो लिमिटेड प्रोजेक्ट एक्सकवेशन कैपेसिटी है, इसके वजह से लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेने में दिक्कतें होती हैं। Okay, the country faces challenges in undertaking large and complex projects due to limited institutional capacity। तो दिस आर ऑल चैलेंजेस। नाउ कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे विद द वे फॉरवर्ड कि हमको करना चाहिए क्या। फॉर सक्सेसफुल पीपीपी पार्टनरशिप फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमको क्या चाहिए भाई? एक थॉरो एनालिसिस चाहिए ऑफ द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्सो हमको अच्छे से एनालाइज करना है जो रिस्क एलोकेशन है उसको, एंड ऑल्सो द लीगल फ्रेमवर्क इज़ क्रूशियल। एनालिसिस इसका बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एंड जो वी केलकर कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया था, दैट इज़ ऑन रिविजिटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग द पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, फॉर सक्सेसफुल पीपीपी पार्टनरशिप फॉर सोशल for successful PPP partnership implementation of the V. Kelkar Committee on Revisiting and Revitalizing the PPP model of infrastructure development will be a step in right direction। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था भाई? डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, जो कि हमने कवर किया है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ये जो था ये क्वेश्चन किसके ऊपर था भाई? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था। ये क्वेश्चन किसके ऊपर था? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था है ना, ये किसके ऊपर था भाई?
ये भी एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 क्या है, व्हाट इज ड्राई फार्मिंग, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये क्वेश्चन कहाँ से है, बायोडाइवर्सिटी या फिर इन्वायरमेंट से बोल सकते हैं। ओके, व्हाट इज ड्राई फार्मिंग, सॉरी व्हाट इज ड्राईलैंड फार्मिंग एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे करेंगे, हम तो पहले बात डिफाइन करेंगे, किसको, डिफाइन ड्राईलैंड फार्मिंग। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे भाई, बॉडी में हम बताएंगे क्या क्या टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है इन ड्राईलैंड फार्मिंग, टेक्निक यूज्ड इन ड्राईलैंड फार्मिंग। उसके बाद हमको बात करने की कैसे ये हेल्पफुल है टू द स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्योंकि ये क्या करता है, ड्राईलैंड फार्मिंग जो है वो तरह से ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, तो जब सूखा समय आएगा तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीफ फैक्टर हो सकता है फार्मर्स के लिए। और ऑल्सो ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इट हैज़ कॉस्ट एफिशिएंसी। और क्या है भाई, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है ना, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड मिनिमाइज करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करता है। ऑल्सो फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा यार, ये फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा एंड इनकम जनरेशन करेगा। तो ये सब हमारे पास कैसे ये हेल्पफुल है वो सब चीज़ की हमने बात की। लास्ट में हम कंक्लूजन में कंक्लूड कैसे करेंगे भाई, जो अपने बात जो इंट्रोडक्शन एंड जो बॉडी में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको सम अप कर देंगे, उसको क्या कर देंगे भाई, सम अप कर देंगे। ओके ठीक है, तो ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है भाई, ड्राईलैंड फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इज एन एग्रीकल्चरल practice that involves optimizing the available moisture, that involves optimizing available moisture from sporadic optimizing available moisture from sporadic rainfall and implementing water conservation techniques to sustain crop production। ओके, जो मिनिमम मॉइस्चर है उसको इस्तेमाल करने की बात करता है, ऑल्सो ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन लंबे समय तक हो पाए। ठीक है, एंड कौन कौन से टेक्निक्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इन ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी जनरली उस क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, मिलेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है, कम मतलब कितना, 170 mm टू 110 mm, 170 mm टू 150 mm। Okay, so the technique that is used in dryland farming, technique used in dryland
टेक्निक यूज्ड इन ड्राईलैंड फार्मिंग, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है? मेनली तो मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मल्चिंग में क्या होता है भाई? मल्चिंग मतलब क्या है? ग्राउंड जो होता है ना, उस लेयर को हम कवर कर देते हैं विद द ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब जो जैसे कि पैरा काटा या फिर जो वीट है उसका जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक से हम कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है ना, वो जमीन के न्यूट्रिएंट जमीन में ही चले जाते हैं। सो मल्चिंग इज इन्वॉल्व इन द ड्राईलैंड फार्मिंग। ओके, मल्चिंग, मल्चिंग का इस्तेमाल होता है। मल्चिंग होता क्या है? मल्चिंग इट इन्वॉल्व्स कवरिंग दी ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं। मल्चिंग क्या होता है उसको छोड़ते हैं भाई। मल्चिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व इज मल्चिंग एंड शेल्टर बेल्ट। ओके, मल्चिंग एंड शेल्टर बेल्ट से यहाँ पे इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जो 10th एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ था, बिकॉज जीएस पेपर 3 इज फुल ऑफ डाटा यार। जीएस पेपर 3 में मार्क्स लाना है तो यहाँ पे आपको डाटा को कोट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 10th एग्रीकल्चरल सेंसस जो कि 2015-16 में हुआ था, है ना, इस 10th एग्रीकल्चर सेंसस ने बताया कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मतलब कैसे फार्मर्स? ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है, उनको क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो अकाउंट है कितना है भाई? ऑल फार्मर्स में 86.2% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द 10th एग्रीकल्चर सेंसस, स्मॉल एंड marginal farmers account for 86.2% of all farmers in India, and dryland farming जो होगा will help, can be useful for this, है ना, and can be useful for them, and dryland farming can be useful for them. Okay, so now the significance of dry farming to small and marginal farmers की अगर हम बात करें, जो मेन हमारा आंसर का क्वेश्चन है वो है, जो हमको बताना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राईलैंड सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग, ये क्या करता है भाई? ड्रॉट रेजिलियंस में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ड्रॉट रेजिलियंस। ड्रॉट रेजिलियंस में कैसे हेल्प करता है? बिकॉज अराउंड 65% जो इंडिया का लैंड है वो एरेबल लैंड है, मतलब 140 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड जो लैंड है वो रेनफेड होता है, मतलब जहाँ पे बारिश होती है। बट डिस्पाइट बिंग 61% जो फार्मर्स हैं, है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, बिकॉज ड्राईलैंड जो पानी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। 65% एरिया में हमारे पास पानी गिरता है फिर भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सो जो ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स हैं दे विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रेनफॉल एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अनरिलायबल इरिगेशन सिस्टम। ओके, around 65% of India's is an arable land. Okay, but despite productivity is low, despite this productivity is low, so utilizing dryland farming techniques can be benefited ना, utilizing dryland farming techniques
help reduce dependence on unreliable irrigation system। तो ड्रॉट रेजिलियंस से हमको बचा रहा है। एज वेल एज जो ये ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स हैं, दिस आर व्हाट, दिस आर कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमको कोई भी सप्लीमेंटेशन इरिगेशन नहीं करना, सप्लीमेंट्री इरिगेशन की जरूरत नहीं है भाई, कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज द ड्राईलैंड फार्मिंग, बिकॉज मल्चिंग से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती भाई। और हमारे पास जो ये जो टेक्निक है शेल्टर बेड टेक्निक, शेल्टर बेड में क्या होता है भाई, हम रोज ऑफ ट्री एंड श्रब्स आर प्लांटेड अराउंड द एज ऑफ द फील्ड। मतलब सपोज ये खेत है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या उगाया जाता है, इसके चारों तरफ हमारे पास छोटे छोटे ट्रीज उगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द विंड। जो हवा की वजह से टूट जाते हैं उससे ये हमको बचाता है। एज वेल एज पानी को कंजर्व करने में भी हेल्प करता है। शेल्टर बेल्ट्स, और जिसको यार क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक्स बोलते हैं। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव तो था, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों था? बिकॉज द ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स वर्क विथ नेचर with little to no supplemental irrigation or fertilizer, irrigation और फर्टिलाइज़र। और क्या है भाई, ये सस्टेनेबल होता है, ठीक है ना। बिकॉज टेक्निक जहाँ पे हम काउंटर प्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं, मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है एंड मिनिमाइज करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बाई। तो ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक जो है ये सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है भाई। इम्प्लीमेंटिंग techniques like contour plowing, mulching, it minimize soil erosion and improve fertility। सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा। ऑल्सो इट एनहांस द फार्मर इनकम, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इन द इंडिया आर पुअर। सो यहाँ पे जो क्रॉप रेसिस्टेंट, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं जिसको हम उगा सकते हैं, जैसे कि मिलेट्स, सोरगम, लेग्यूम्स, टू डाइवर्सिफाई द क्रॉप पोर्टफोलियो एंड एनहांस द चांसेस ऑफ सस्टेनेबल इनकम जनरेशन। एनहांस्ड इनकम by planting crops like millets, planting drought resistant crops, drought resistant crops like millets, sorghum, legumes, sorghums and oil seeds lead to diversification and sustainable income generation। diversified crop portfolios, diversified crop portfolios and increase income।
ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स को लिख सकते हो यार, 2 पॉइंट हटा सकते हो। ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है, बिकॉज ये जो क्रॉप्स हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सब चीज़ को हम उगा सकते हैं। दिस आर हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स, है ना, जो कि फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, बिकॉज माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं ये, है ना। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो ड्राईलैंड फार्मिंग कैन प्रोवाइड डुअल बेनिफिट्स ऑफ sustain income for small and marginal farmers and ensuring food security both. यहाँ पे जो एनहांस इनकम वाला पॉइंट है इसको छोड़कर हम फूड सिक्योरिटी वाला पॉइंट ही ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। सो फूड सिक्योरिटी को कैसे ये इंश्योर करता है, बिकॉज जो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हैं सच एज न्यूट्रिशियस क्रॉप्स लाइक ज्वार, रागी, बाजरा, they address malnutrition problems in impoverished areas. ओके, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग कैन provide dual benefit of what? Dual benefit of sustained income as well as ensuring food security. Okay, dryland farming can promote or can provide dual benefits of sustained income for small and marginal farmers and ensuring food security, sustain income and ensuring food security, dual benefits प्रोवाइड करता है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज ड्राईलैंड फार्मिंग एंड हाउ कैन इट बी हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ओके, सो ये पार्ट 1 था भाई। नेक्स्ट में हम पार्ट करेंगे पार्ट 2 की।